अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 9 जनवरी 2023। विषय है हॉकी को आपके सहयोग की जरूरत। यह आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। यह सही है कि देश में हॉकी का वह दबदबा नहीं रहा जो कई दशकों पहले था। देश क्रिकेट के आगे सोच ही नहीं रहा है। रांची या कोलकाता में कोई वनडे या फिर T20 मैच होने दीजिए, फिर देखिए टिकट को लेकर कैसी मारामारी होती है। लेकिन अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हॉकी विश्व कप को लेकर लोगों का उत्साह एकदम ठंडा है। अधिकतर लोगों को तो यह जानकारी भी नहीं होगी कि हमारे पड़ोस में पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जा रहा है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है और फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और स्पेन के बीच होगा। मैचों का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। विदेशी टीमें आने लगी हैं, लेकिन मीडिया में इसकी वैसी चर्चा नहीं है जैसी किसी विश्व कप के लिए होनी चाहिए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में हॉकी टीम राउरकेला पहुंच गई है और वहां उसका जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व विजेता नीदरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पिछले चैंपियन बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी आ गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद से भारतीय हॉकी टीम से उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय टीम 41 साल के बाद ओलंपिक में पदक हासिल करने में सफल रही है। कप्तान हरमनप्रीत ने कहा है कि टीम विश्व कप के लिए तैयार है। जब टीम राउरकेला पहुंची तो हजारों लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। उनके इस प्यार के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हॉकी को बढ़ावा देने में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। उन्हीं के प्रयासों से हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में हो पा रहा है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि भारतीय टीम विश्व कप जीती तो हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप में दी जाएगी। उन्होंने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह चैंपियन बनकर उभरेगी। राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम परिसर और विश्व कप गांव तैयार किया गया है, जिसमें सभी खिलाड़ी ठहरेंगे। इसी स्टेडियम में 13 जनवरी को पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा। ओडिशा लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। भारत ने ओलंपिक में गिने चुने ही स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन हॉकी में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ष 1928 ओलंपिक में पहली बार खेलते हुए भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तब भारत ने 5 मैचों में कुल 29 गोल दागे थे और एक भी गोल भारतीय टीम के खिलाफ नहीं हुआ था। इस ओलंपिक में ध्यानचंद ने अकेले 14 गोल किए थे। इसके बाद वे हीरो बनकर उभरे थे। वर्ष 1932 और 1936 ओलंपिक में भी उन्होंने अपने दम पर भारत को 2 और स्वर्ण पदक जितवाया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओलंपिक खेल फिर शुरू हुए तो देश को ध्यानचंद के अलावा बलवीर सिंह सीनियर जैसा एक और सितारा मिल गया था। उन्होंने भी भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाया। स्वर्ण पदक की यह हैट्रिक 1948, 1952 और 1956 में हुई और यह इसलिए विशेष थी कि यह देश की आज़ादी के बाद की हैट्रिक थी। भारत ने अंतिम स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। वर्ष 1989 में धनराज पिल्ले
के उभरने के साथ देश में हॉकी को लेकर फिर उम्मीदें जगी थीं। उन्होंने अकेले दम पर 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जितवाया था और वर्षों से चले आ रहे पदक के सूखे को खत्म किया था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण पिल्ले भी भारतीय हॉकी की तस्वीर बदलने में सफल नहीं हो पाए थे। झारखंड हमेशा से हॉकी खिलाड़ियों की खान रहा है। झारखंड की लड़कियों ने भी विषम परिस्थितियों के बावजूद समय समय पर उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया है, चाहे वह हॉकी में हो, तीरंदाजी में हो या मुक्केबाजी में। हर क्षेत्र में यहाँ की महिलाओं ने नाम कमाया है। झारखंड की सावित्री पूर्ति, असुंता लका, बिगन सोय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत का नाम रोशन किया। अभी भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 4 बेटी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग खेल रही हैं। निक्की प्रधान 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं। निक्की पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम के नियमित सदस्य हैं। सलीमा टेटे भी पिछले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम में शामिल थी। ब्यूटी डुंगडुंग और संगीता कुमारी ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में शानदार खेल दिखाया था, जिसके बाद उन्हें सीनियर महिला हॉकी टीम में स्थान दिया गया है। अभी तक धारणा यह रही है कि खेलों में सुविधाओं के कारण समृद्ध देशों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा हो, वहां अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा देखने को मिलता है। लेकिन इसके उलट हमारे देश में गांव देहात से कमज़ोर पृष्ठभूमि से निकले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। किसी भी बड़ी प्रतियोगिता पर आप नज़र डालें तो भारत की कामयाबी में छोटे स्थानों से आए खिलाड़ियों, खासकर महिला खिलाड़ियों का बड़ा योगदान रहता है। हमारे प्रयास के तीनों राज्यों झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को ही ले तो यहाँ हॉकी व फुटबॉल खूब खेले जाते हैं। कोरोना काल से पहले झारखंड के 15 युवा खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रतिभा खोज के तरह नेशनल कैंप के लिए हुआ था। इसमें खूंटी, गुमला और जामताड़ा जैसी छोटी जगहों के नवयुवक शामिल थे। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि युवा खिलाड़ियों को मौका और मार्गदर्शन मिलेगा तो वे आने वाले दिनों देश का नाम रोशन करेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे खेल संघों पर नेताओं ने कब्जा कर रखा है। देश में खेल संस्कृति पनपे, इसके लिए खेल प्रशासन पेशेवर लोगों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। नतीजतन अधिकतर खेल संघ राजनीति का अखाड़ा बन गए। खेल संघों में फैले भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थों ने खेलों और खिलाड़ियों का भारी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि हम आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं ठहरते हैं। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि बेहतर माहौल तैयार किया जाए और युवा खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन मिले तो हम हर खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला आलेख है नक्सलवाद पर लगाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी बहुत घटा है। उन्होंने संकेत दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। साल 2009 में देश में नक्सली हिंसा की 2258 घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2021 में उनकी संख्या 500 के आसपास आ गई। पिछले वर्ष के प्रारंभ में सरकार ने संसद में बताया था कि वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की तादाद 2010 में 96 थी, जो 2021 में घटकर 46 हो गई है। माओवादी हिंसा में भी 70% की गिरावट आई है। वर्ष में ऐसी हिंसक घटनाओं में 1005 मौतें हुई थीं, लेकिन 2021 में इसमें बड़ी कमी आई।
और मौतों की संख्या 147 के स्तर पर आ गई। उल्लेखनीय है कि 2015 में मोदी सरकार ने वामपंथी अतिवाद को समाप्त करने की ठोस नीति का निर्धारण किया था। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास को प्राथमिकता देना उस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए 2014 में 21,000 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया था, जो पिछले बजट में 83,000 करोड़ रुपये हो गया था। विकास कार्यक्रमों की वजह से उन जिलों के बासिंदों जो अधिकतर जनजातीय समुदायों से हैं को आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं के साथ बेहतर जीवन के लिए संसाधन उपलब्ध होने से उनका भरोसा सरकार में बढ़ा तथा उन्हें यह एहसास हुआ कि वामपंथी अतिवाद विकास विरोधी है। इससे माओवादियों ने जन समर्थन में व्यापक कमी आई है। साथ ही बड़ी संख्या में नक्सलियों को या तो मारा गया है या उन्हें हिरासत में लिया गया है। सरकार ने नक्सलियों को यह मौका भी दिया है कि वे आत्मसमर्पण करें और देश की मुख्य धारा में शामिल हों। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि माओवादियों को देश के भीतर या बाहर से न तो हथियारों की आपूर्ति सके न ही उन्हें किसी तरह की वित्तीय मदद मिल सके। इस संबंध में निर्धारित नीति में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी मामलों को देने का प्रावधान है। सितंबर 2021 में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में माओवादी समूहों की आय के स्रोतों को खत्म करने पर विशेष बल दिया गया था। उस बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ नक्सल समस्या का सामना कर रहे अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को उपलब्ध कराने की नीति भी है। अगला आलेख है भारतीय प्रवासियों की अहम भूमिका। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर नेहा सिन्हा, जो वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर जो हैं एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा के। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के साथ पूरे विश्व में तेजी से बदलाव आ रहा है। ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण के साथ साथ मुद्रा निवेश और देश में भेजे जाने वाले धन यानी प्रेषण का प्रवाह बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में प्रवासी भारतीय एक ऐसे समूह के रूप में उभरे हैं जो न केवल भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लगभग 3.1 करोड़ के अनुमानित प्रवासियों यानी जिसमें से भारतीय मूल के 1.7 करोड़, NRI 1.3 करोड़, जो दुनिया के 146 देशों में फैले हुए हैं, के साथ भारत आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है। डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिनकी पैतृक जड़ें व्यापारियों, गिरमिटिया मजदूरों, राजनीतिक निर्वासितों, व्यापार उद्यमियों आदि में देखी जा सकती हैं। भारत में डायस्पोरा में आमतौर पर गैर निवासी भारतीयों यानी NRI, भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी PIO और भारत के विदेशी नागरिकों यानी OCI को शामिल किया जाता रहा है, जिनमें से PIO और OCI कार्ड धारकों का 2015 में एक श्रेणी OCI में विलय कर दिया गया था। भारतीय प्रवासियों ने पूरे विश्व में भारत की अच्छी छवि बनाने में मदद की है। प्रवासी भारतीय दिवस समुदाय ने सफलता के लिए जो मानक निर्धारित किए हैं वे भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय प्रवासी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तरों पर भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें से कई ने विभिन्न पेशों के अलावा राजनीतिक, सरकारी और कूटनीति के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाई है। वे मेजबान देश और अपने देश के बीच एक कड़ी रूप में कार्य करते हैं। इस समुदाय ने विदेशी भूमि पर भारत
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजा हुआ है तथा उनके द्वारा देश में भेजा गया धन हमारे आर्थिक विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। सामाजिक स्तर पर योगदान देने के लिए दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों ने विभिन्न संगठनों और संस्थानों की शुरुआत की है जो समृद्ध भारतीय संस्कृति तथा भारतीयों के हितों की रक्षा करते हैं। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत दुनिया में 1.75 करोड़ मजबूत डायस्पोरा के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश है और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भारत को लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का उच्चतम प्रेषण प्राप्त हुआ जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन का 3.4% है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा स्रोत रहा जहां से 2021 में 87 अरब डॉलर का योगदान प्राप्त हुआ। विश्व में प्रेषण के रूप में भेजे जाने वाले कुल धन का 13% भाग भारतीयों द्वारा भेजा जाता है। भारतीय प्रवासियों ने न केवल भारत को उपनिवेशवाद से मुक्त करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई बल्कि वे अपनी सफलता की कहानियों के माध्यम से भारत के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने में मददगार रहे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ प्रणालीगत पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के संघर्ष ने समकालीन भारत में प्रवासी भारतीयों के बारे में किंवदंतियों को प्रेरित किया। डायस्पोरा निवेश बढ़ाने में, औद्योगिक विकास में तेजी लाने और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। भारतीय समुदाय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं जैसे योग, आयुर्वेद, भारतीय व्यंजन आदि का विस्तार करते हैं। NRI शिक्षण संस्थानों या व्यवसायों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देने और युवा प्रवासियों को उनकी पैतृक जड़ों से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उनमें सबसे प्रमुख है भारत को जाने कार्यक्रम। भारत को जाने प्रश्नोत्तरी और प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम। भारत सरकार ने राहत और संकट मोचन कार्यक्रमों के तहत लगभग 45 देशों के बीच नागरिकों सहित 90,000 से अधिक प्रवासी भारतीयों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाला। इन कार्यक्रमों में प्रवासी भारतीय समुदायों को आश्वस्त किया गया कि वे जहां कहीं भी हों, भारत सरकार उनकी मदद के लिए सदैव तैयार है। जिस तरह से प्रवासी व्यवसाय और निवेश में योगदान दे रहे हैं, अन्य लोग भी भारत में स्वयं सेवा करने, वंचितों की मदद करने या विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए अपना बहुमूल्य समय और प्रयास करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया या स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रम उन्हें नए भारत के निर्माण में मदद के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। आज विदेशी भूमि का कोई हिस्सा नहीं है जहां भारतीयों का निवास नहीं है और हमारी बहुस्तरीय संस्कृति के निशान और प्रभाव से न चमकता हो। हमें प्रवासी भारतीयों की क्षमता को रचनात्मक तरीके से स्वीकार कर आगे बढ़ाना चाहिए, जिनके कारण भारत का नाम, प्रसिद्धि और विकास विश्व में अग्रणी हो जाता है। अगला आलेख है आतंकी भी कम होंगे। यह आलेख लिखे हैं आलोक पुराणिक जो एक व्यंकर हैं। जनसंख्या नियंत्रण की कमाल की तरकीबें पाकिस्तान से आ रही हैं। वहां के एक मंत्री ने कहा कि बिजली नहीं है तो रात 8:30 बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए। इसकी वजह से आबादी पर भी कंट्रोल हो जाएगा। पाकिस्तान विशेषज्ञों ने बताया कि मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बंदा 8 बजे घर पहुंचेगा तो उसके पहले से हुए बच्चे ना सिर्फ जगते हुए मिलेंगे बल्कि मार धाड़ चीख पुकार करते हुए भी मिलेंगे। इस हल्ले में यह ज्ञान हासिल होगा बंदे को कि दो ही बहुत हैं। अगर बंदा घर पर पहुँचे 11 बजे तो बच्चे सोए हुए मिलेंगे, तो बंदा सोच सकता है कि घर में कुछ रौनक होनी चाहिए और कुछ बच्चों को जन्म दिया जाना चाहिए। इसका एक और रिजल्ट होगा कि आतंकी भी कम होंगे। पाकिस्तान कुछ समय बाद कह सकता है कि जल्दी दुकान बंद कर, जल्दी सोकर हम आबादी नियंत्रण और आतंकियों की आबादी नियंत्रण में घना योगदान दे रहे हैं। तो कुछ डॉलर सरकारों बलूचिस्तान के क्वेटा में रहने वाले सरदार हाजी जान मोहम्मद के कुल 60 बच्चे हैं। 3 बीवियों से 60 बच्चे पैदा कर चुके खान साहब भले ही दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन वे चौथी बीवी लाने की तैयारी में हैं। जान साहब अगर किसी यूरोपीय देश में होते तो शायद पूरा गांव ही अपने दम पर आबाद कर लेते और सिर्फ उस आबादी के बूते विधायक मंत्री बन जाते। आतंक के अलावा एक ही इंडस्ट्री में पाकिस्तान का योगदान दिख रहा है, वह है पोर्न इंडस्ट्री। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने लगभग पोर्न टाइप के टेप सामने आ रहे हैं। औद्योगिक जगत में पाकिस्तान का क्लेम टू फेम आतंक और पोर्न के जरिए है, पर मुल्क के नाम का मतलब है कि पाक यानी पवित्र। पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत शानदार होती है, यह बात दशकों से कही जाती है, पर अब कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत शानदार होती है, खासकर जो वहाँ के नेता और फौजी जनरल कहते हैं। पाकिस्तान में फौज यह सुनिश्चित करेगी कि रात 8:30 बजे दुकान बंद हो। जो काम बाकी दुनिया में पुलिस हवलदार करते हैं वो काम पाकिस्तान में सेना करेगी। पाकिस्तान और भारत के तमाम बवालों की एक वजह यह है कि जिसे जो काम करना चाहिए वो वही काम न करता। पाकिस्तान में अफगान तालिबान बम धमाके कर रहे हैं, फौज दुकानें बंद करवा रही हैं। इंडिया को जिन पद्मश्री स्टारों से उम्मीद है कि कुछ अच्छी फिल्में दिखाएंगे, वो पान मसाला बेच रहे हैं। अपना अपना काम कर लो, बहुत है। अपना काम छोड़कर दुनिया जहां के सारे काम कर रहे हैं बड़े लोग, तो नतीजा यह है कि कुछ भी ना हो रहा है। अगला आलेख है देश विदेश से। मस्क का व्यवहार और ट्विटर का भविष्य। मस्क का व्यवहार और ट्विटर का भविष्य। एलन मस्क द्वारा ट्विटर के अधिग्रहण के बाद से ही उसकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। एक समय अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का सहायक बना ट्विटर आज खुद अभिव्यक्ति की आज़ादी से लड़ रहा है। मई में ट्विटर खरीदने से पहले ही मस्क ने लुईस 14 यानी सन किंग की फ़ोटो ट्वीट कर अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का संरक्षक घोषित किया था। अगर उनके 2 महीनों के कामों की पड़ताल करें तो ज्ञात होता है कि वह पतन की ओर उन्मुख किसी सत्ता के तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर उन्होंने ट्विटर पर लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया है। किसी तानाशाही की तरह ही उन्होंने अपने फैसले के विरुद्ध जानने वाले कर्मचारियों को निकाल दिया। इसी तरह कई जगह मीडिया को सेंसर किया। कई पत्रकार जो उनके खिलाफ थे, उनके ट्विटर हैंडल निलंबित कर दिए गए। किसी तानाशाह की तरह ही कर्मचारियों का अंतहीन शोषण किया जा रहा है। कंपनी से मिलने वाले सारे लाभ खत्म कर दिए गए हैं। काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को कार्यकाल में बेड की सुविधा
लोगों को कार्यकाल में बेड की सुविधा दी जा रही है। मस्क की सोच सूडान के तानाशाह अल वसीर से मिलती है, जिसके शासनकाल में सूडान ने नृजातीय संघर्ष, नरसंहार सब कुछ देखा। मस्क की शक्तियों का स्रोत उनका धन है और धन बाजार की गतिविधियों पर निर्माण करता है। किसी भी जोखिम की स्थिति में उनके निवेशक उनसे हाथ खींच सकते हैं। आज नहीं तो कल ट्विटर का तिलिस्म टूटेगा। अनेक लोगों ने मस्क के निर्णयों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। मस्क जनता की ताकत को अनदेखा कर रहे हैं, जो किसी भी तानाशाह की तरह उनकी शक्तियों को छीन कर देगा। अगला आलेख है शराबबंदी से लोगों को हुआ लाभ। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी की गई थी। बिहार सरकार ने शराब से आने वाले राजस्व के नुकसान की चिंता नहीं करते हुए इसे लागू किया है, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। इसकी सफलता के लिए शराब के धंधेबाजों पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिहार वासियों को शराबबंदी की सफलता के लिए जागरूकता होना होगा। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि चोरी से शराब के नाम पर जहरीला पदार्थ बेचा जा रहा है, इसलिए चोरी से शराब नहीं पीना चाहिए। इतना ही नहीं, शराब बेचने व पीने वाले की सूचना पुलिस को जरूर दें। अगला आलेख है टैक्स स्लैब में परिवर्तन की जरूरत। आम बजट में सरकारी कर्मचारी और व्यापारी की निगाह टैक्स स्लैब पर रहती है। इस वर्ष भी आशा की जा रही है कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया जाएगा और निवेश की सीमा में भी वृद्धि की जाएगी। पिछले कई वर्षों से टैक्स स्लैब और कर छूट वाले निवेश की सीमा स्थिर है। सरकारी कर्मचारी एक ईमानदार करदाता होता है, क्योंकि अन्य करदाता की तरह वे चोरी नहीं कर सकते हैं। यदि टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया जाएगा तो इसका सीधा लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। अगला आलेख है पछतावा करना। जीवन का अनुभव हमें मिला जुला एहसास करवाता है। बहुत से लोगों के लिए यह उपलब्धियां और अवसर लेकर आता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अवसरों को खो देने के दुख या पछतावे को पूरी जिंदगी संभाल कर रखते हैं। वे इन नकारात्मक भावनाओं को बोझ ताउम्र ढोते ही रह जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर को उनके दिए हर लम्हे के लिए धन्यवाद देते हैं। वे किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं करते, न ही उन्हें कोई दुख सताता है। वे इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो हुआ वह ईश्वर की मर्जी से हुआ। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है कि पछतावा एक प्राकृतिक भावना है, वह व्यक्ति के भीतर मौलिक रूप से विद्यमान रहती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें लगता है कि अतीत पर पछतावा न करना या वर्तमान की प्रतिकूल स्थिति का दुख न मनाना भी उतना ही मौलिक है। दरअसल पछतावा करना हमें मानसिक और शारीरिक ऊर्जा विहीन बना देता है। पछतावा और चिंता के बीच एकमात्र अंतर है कि पछतावा अतीत को लेकर किया जाता है और चिंता आने वाले समय की सताती है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पछतावा वो क्रिया है जो हमारी परेशानी या दुख को जाहिर करती है। हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति हर स्थिति में अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। वह हर हालात को गंभीरता से लेने की कोशिश करता है। हालांकि कभी कभार हालात ऐसे भी आते हैं जिनका अंदाज़ा हमें पहले से नहीं लग पाता। पछतावा करना हमारा मौलिक स्वभाव नहीं है, इसे हमने खुद ही अपने लिए गठित किया है। पछतावा पश्चाताप करने से पूरी तरह भिन्न है। पश्चाताप वह भावना है जो व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए किसी बुरे कर्म की वजह से महसूस होता है। आध्यात्मिक जगत में माना जाता है कि जो भी होता है वह आपके भले के लिए होता है। हमें केवल अपनी भूलों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, लेकिन स्वयं के लिए बुरा सोचना, अपने लिए गलत भावना रखना सही नहीं है। हमें पछतावा रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए।
इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभाव समाप्त होता है।